मेरा नाम डॉक्टर हितेश पॉलस्त है और आज मैं लिए चलता हूं आपको साइकोलॉजी के एक बेहतर सीरीज की तरफ। और आज हम चर्चा करेंगे ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जानिए ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार विचार आने लग जाते हैं। ये पता नहीं होता कि ये विचार सही हैं या गलत हैं। उसको बार बार अनजाने से डर की आशंकाएं सताने लग जाती हैं और एक ही विचार उसके दिमाग में बार बार आने लग जाता है। तो समझ लीजिए ये ओसीडी हो सकता है। आजकल तनाव भरा वातावरण गरमाया हुआ है। अभी कल ही मैंने खबर सुनी कि थर्ड वेव की वजह से बहुत सारे राज्यों में वीकेंड जो लॉकडाउन है वो निर्धारित किया जा रहा है या कर दिया गया है। लोग तनाव में आ गए हैं। जैसा कि हमने जब कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही थी तो उस समय लोगों के व्यवहार में अजब सी तब्दीलियां देखी थी। उसमें देखा कि लोग किस तरीके से अपने घर की साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। यदि कोई आ जाए तो उससे मिलने में भी घबरा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपने घर रहिए। दो टूक जवाब। बताइए जीवन कैसे जी सकते हैं। और जिस व्यक्ति को यदि ओसीडी हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसके साथ क्या बनेगी। आइए जानते हैं इस पूरी डिसऑर्डर को कि किस तरीके से होता है, इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे पहचानेंगे और कैसे इसका आप एक इलाज करेंगे, वो भी प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से। तो आइए बात करते हैं इस विकार को, इस डिसऑर्डर को हम ऑब्सेशन भी कहते हैं, जिसमें आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं बार बार एक काम के प्रति। माना आपको लगा कि ये कपड़ा गंदा है, धुल भी गया है, लेकिन आपको लगा कि अरे अच्छे से नहीं धुला है, फिर आपने धो दिया है। यानी कि रिपीटेड एक्टिविटीज बार बार करना। और ये एक बार, क्योंकि देखो इंसान तो है इंसान, और ऐसी स्थिति में उसका एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है अपनी चिंता करना, दूसरों की चिंता करना, परिवार की चिंता करना, आसपास की चिंता करना। वो ओसीडी के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन जब आपके दिमाग में ये रिपीटेड एक्शंस, बार बार जो विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, महीनों तक चलते रहते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं और उस वजह से आपको होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप उन विचारों को अनदेखा करने का भी प्रयास करते हैं, आप उन विचारों को रोकने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन आप इतने तनाव में हो जाते हैं और उस वक्त आपकी चिंता और बढ़ जाती है और आपके दिमाग में वो विचार बार बार आते रहते हैं। आपके दिमाग में ये विचार आया कि अरे मैं बाहर जाऊंगा तो वो मेरे गली का गुंडा कहीं मुझे जो है ना पीट ना दे। ऐसे विचार, मैं कॉर्नर पर जाऊंगा तो कोई जो है ना मुझे एक्सीडेंट ना कर दे मेरा। तो ये एक एंजाइटी जो आती है आपके व्यवहार में, जो एंजाइटी डेवलप होती है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप होता दिखाई देता है। आपको लगता है कि बार बार कि कहीं आप जो है ना संक्रमित ना हो जाएं किसी रोगाणु से, है ना। बार बार आप हाथ को साफ करने में लगे रहते हैं। तो इस वजह से और ऐसे व्यक्ति को अक्सर ये देखा गया है कि जब वो हाथ को बार बार साफ करता है, क्योंकि उससे डिसऑर्डर है, और तब तक साफ करता रहता है जब तक कि खून ना आ जाए। ऐसे व्यक्ति को स्किन से संबंधित बीमारी भी जल्दी हो जाने का डर रहता है। आइए जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं, है ना। उसे शरीर में कीटाणुओं का डर हमेशा सताता रहता है। उसे बार बार लगता है कि नहाने के बाद भी लगता है कि अरे मुझे जो है ना बदबू आ रही है, मैं फिर से नहा लूं। तो इस तरह से वो हर काम के प्रति ओवर सेंसिटिव हो जाता है, राइट। और इस स्थिति में जब व्यक्ति बार बार उसके विचार उसके दिमाग में घर कर जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ साउंड्स आ रही हैं, है ना। बार बार वो जो है ना किसी चीज की काउंटिंग कर रहा है तो वो बार बार रिपीटेड एक्शन में वो उसको बार बार कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं
है ना, उसे लगता है कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो वो बार बार किसी से माफी मांग रहा है, उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। यानी कि आप लगाइए कि उसका व्यवहार कैसे होगा, बार बार हाथ धोना, नहाना, दांतों को साफ करना, शरीर की दुर्गंध छिपाने के लिए अधिक वस्तुओं का उपयोग करना, कपड़ों को बार बार जिप और बटन की जांच करना, इस तरीके से उसका व्यवहार होता है ना। लाइटों को, उपकरणों को या दरवाजों को बार बार जांच करना, ये पक्का करने के लिए कि वो बंद है या नहीं है। ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे अक्सर हमारे साथ इस तरह की स्थिति बन जाती है। और परिवारों में ये स्थिति कहां देखने को मिलती है, उसका एक छोटा सा रूप देखने को मिलता है। कहीं परिवार मिलजुल कर बाहर घूमने के लिए जा रहा है और जैसे ही घर का लॉक लगाकर नीचे आकर बैठा तो किसी बड़े ने कह दिया कि बेटा ढंग से लॉक लगाया कि नहीं लगाया, एक बार फिर देख ले। और वो जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो दोबारा खुद जाकर कंफर्म करके आते हैं कि सारी चीजें ठीक हैं। घर के पंखे, स्विच बोर्ड बंद है कि नहीं है, गैस सिलेंडर ऑन है कि नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ इशारा करती हैं कि शुरुआत तो इन्हीं चीजों से होती है और उसके बावजूद धीरे धीरे आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। और आपको ये लगता है कि मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाऊंगा तो कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई मेरी जेब ना काट ले, बार बार जेब के ऊपर हाथ रखना और इस तरह के जो मानसिकताएं हैं विकसित हो जाती हैं ऐसे पेशेंट की। तो वो जब तक वो हर काम में सटीकता देखने की कोशिश करते हैं, वो बार बार उस काम को दोहराते रहते हैं, जैसे दरवाजे के अंदर बार बार आना जाना, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, है ना, फिर एक चीज को बाएं हाथ से छूना, फिर दाएं हाथ से छूना। और इस तरह की स्थिति में जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो दोस्तों ये जान लीजिए उसके अंदर सुसाइड के भी विचार पनप सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं आप ऐसे व्यक्ति को बचा सकते हैं? आपके आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है या उस पेशेंट से बातचीत करते हुए आपको लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी दवाओं से उसका बेहतर उपचार कर सकते हैं। और ओसीडी के विभिन्न कारण हो सकते हैं दोस्तों, जिसमें बायोकेमिकल चेंजेस, आपके शरीर में ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जहां जो आपका है ब्रेन जो है उस पर दबाव ज्यादा पड़ता है क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। और स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं जा पाती और ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बहुत सारे डिस्टरबेंस, यहां तक कि आपको मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की भी शिकायत शुरू हो जाती है आपके सिर्फ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से। तो इसका सीधा संबंध जो हमारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें ये नुकसान होते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि हेरिडिटरी का भी संबंध इसके साथ जोड़कर देखा गया है, लेकिन जिसके ऊपर कोई ज्यादा सा शोध हमें नहीं दिखाई देता है कि ऐसे किसी भी जीन की पहचान नहीं की गई है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप स्ट्रेस भरे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके फैमिली में कुछ ऐसी बातें होती हो, आपके ऊपर बार बार किसी चीज को लेकर दबाव बनता हो, तो ऐसी स्थिति में भी और काफी लंबे समय तक ये दबाव बन रहा हो तो आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। और इसके पीछे आपको ये देखना होगा कि उसके परिवार का इतिहास क्या है। यदि इस तरह की कोई भी डिसऑर्डर उनके परिवार के किसी सदस्य को रहा है तो हो सकता है आपको भी हो जाए। तनावपूर्ण जो घटनाएं हैं जीवन में, तो उसकी वजह से भी इसका जोखिम बढ़ जाता है। और दूसरे मानसिक विकार भी, जैसे आपको बार बार किसी चीज की आप चिंता कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, ड्रग्स का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, है ना, और आपको टिक डिसऑर्डर्स हैं, तो इस तरह से आपको जो है ये जो ओसीडी है ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, और इसका इलाज भी संभव है। तो दोस्तों, ओसीडी एक बहुत जबरदस्त डिसऑर्डर है और जो छोटी छोटी बातों से रिकरेंट जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस डिसऑर्डर को कैसे हम जो है डायग्नोज कर सकते हैं।
हम किस तरीके से इसका डायग्नोज कर सकते हैं? तो पहला तो हम शारीरिक परीक्षण, उस व्यक्ति के जहन में जो विचार उठ रहे हैं, ऑब्सेसिव जो इंट्रूसिव थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उसके ना चाहते हुए भी बार बार उसके दिमाग में ऐसे विचारों का आना, तो उस वक्त हम उससे बातचीत करके ये पता लगा सकते हैं, उसकी स्थिति को देखते हुए पता लगा सकते हैं। दूसरा, हम लैब टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, सीबीसी रिपोर्ट से हम जांच सकते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट से हम जांच सकते हैं, और साथ में ये पता लगा सकते हैं कि शराब व नशीली दवाओं की जो जांच वो कर सकते हैं कि वो बंदा ये सारी चीज़ें तो नहीं ले रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर इरिटेबिलिटी, बार बार दिमाग में कुछ विचारों का आ जाना, है ना, एक अनायास ही उसके दिमाग में डर बैठ जाना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। और इसके अलावा हम मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ बातों पर हम विचार कर सकते हैं, उसके दोस्तों से बात कर सकते हैं, हम उसके घर परिवार वालों से बात कर सकते हैं ताकि उसकी एक्चुअल स्थिति का हम पता कर सकें। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे संभव है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर परिवार वाले जब उन्हें अच्छा सपोर्ट करेंगे, ऐसी स्थिति में वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को घर का, अपनों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो जरूरी चाहिए हमें। तो यहाँ मनोचिकित्सा में एक सीबीटी आता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसके थ्रू भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ये थेरेपी होती क्या है, आप वो थोड़ा सा जान लें, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर लेता हूं कि इसमें उसके साथ एक रेपो बिल्ड किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट एक उसके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, उससे बातचीत करते हुए उसके विचारों को जानने की कोशिश करता है कि उसे दिक्कत कहाँ आ रही है, या उसको इस बार बार जो विचार आ रहे हैं उसके ना चाहते हुए भी उसकी वजह से उसको जो और परेशानियां खड़ी हो गई हैं उसके बारे में उससे डिस्कस किया जाता है। और इस थेरेपी में कुछ जो सेंसिटिव जो चीजें हैं या उसकी जो आदत है, बार बार उनके बारे में ही बात की जाती है कि ऐसा क्यों, आप, ताकि वो उन चीजों की वास्तविकता को समझे और उसके दिमाग में वो बार बार चीजें ना आए। और इसमें हम ईआरपी थेरेपी में ईआरपी का इस्तेमाल करके उसको बार बार अभ्यास करवाते हैं ताकि वो इन चीजों की वजह से डिसऑर्डर का शिकार ना हो। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं ताकि उसे एक लाइफ को मैनेज करने का तरीका बताया जाता है ताकि वो अपने जीवन को पूरी तरीके से जी पाएं। और मनोरोग में बहुत कुछ जो है मॉडर्न साइंस में हमारी मेडिसिन्स भी प्रयोग की जाती हैं, उसमें ऑब्सेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो उसमें जो है जैसे फ्लूक्सेटिन है जिसमें 7 वर्ष और अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए सेट्रालाइन, जोलाफ्ट भी कहते हैं उसे, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम ईएच की बात करें तो क्यों हम मॉडर्न साइंस के तरीके से जाएं, एंटी रिलैक्सेंट मेडिसिन दें, उसकी एक चीज़ को वो शांत करें तो दूसरी चीज़ों में उसे एडिक्ट वो बना देती हैं। इसमें बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ऐसी होती हैं। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसकी बजाय हम ईएच में दी गई इतनी शानदार रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेन के लेवल पर हमारी F1 WE जो बेहतर होती हैं, उसके अलावा उसको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है S10 को भी नेगेटिव में हम जो है नर्वाइन के लेवल पर यूज कर सकते हैं, वर्वन का यूज कर सकते हैं हम, YE का यूज कर सकते हैं हम, C1 का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम काफ़ी चीज़ों का यूज करके और एक बढ़िया प्रोटोकॉल बनाकर इस तरह की बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पर लाइक कर लें और आगे भी उनके लिए बेहतरीन साइकोलॉजिकल सीरीज मैं लेकर आता रहूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए नमस्कार।